हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने प्याज की रुपाई कर दी है उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है। तो प्याज की फसल में इन्हीं सब कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनीड़ा के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश यादव से। इसको लगाए हुए 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे निराई गुड़ाई की जा रही है। निराई गुड़ाई करने से प्याज की जो साइज़ है, आकार है, उसकी बढ़वार होगी। पहले निराई गुड़ा आप 30-40 दिन पे करेंगे, दूसरी निराई गुड़ाई 60-70 दिन पे करेंगे। 100 दिन के बाद निराई गुड़ाई कम कर देनी चाहिए, जिससे कि बल्ब खराब नहीं हो। प्याज की फसल में सिंचाई प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें समय समय पर सिंचाई करने से पैदावार अधिक पाई जाती है। वैसे तो प्याज की फसल में सिंचाई की आवश्यकता मृदा की किस्म के आकार प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए और यदि किसान भाई ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो इससे पानी की बचत होने के साथ ही पैदावार भी अधिक मिलती है। और जब ये 30 से 35 दिन की फसल हो जाएगी, वहाँ इसमें पहला यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। आप देख रहे हो, और ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि के लिए घुलनशील जो खुराक होती है NP की 19-19, उसका 15 लीटर पानी में 100 ग्राम डाल के छिड़काव करेंगे तो इसकी जो बल्ब का आकार है वो बढ़ेगा। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए इसमें पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किसान इसके लिए कौन सा उर्वरक लें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। अधिक प्याज की उत्पादन हेतु माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, सूक्ष्म तत्व होता है, जिसमें आयरन, जिंक, बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, क्लोराइड ये तत्व होते हैं। इन तत्वों का मिश्रित रूप होता है जो घुलनशील फॉर्म में होता है। वो आप 40 ml डाल के एक टंकी में उसका छिड़काव करेंगे। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्याज की ये पत्ती की जो साइज होती है वो बहुत कम होती है, तो इसमें जो अपन दवाई का पर्ण पर छिड़काव करते हैं वो इसकी पत्ती जो चिकनी होती है, इसलिए उसमें अवशोषित नहीं हो पाता है। तो इसमें अवशोषित ज़्यादा हो तो या कोई शैम्पू डाल दें, या फिर आजकल तो वेटिंग एजेंट भी आते हैं बाज़ार में चिपकने वाले, उनको भी अपने को डालना चाहिए एक टंकी में 15 ml। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का छिड़काव करें। प्याज की फसल में कई तरह के रोग और कीटों का प्रयोग होता है, तो इनकी सही पहचान करके समय रहते किसान कौन कौन से रोकथाम के उचित उपायों को अपनाएं, जिससे फसल कीट रोगों से होने वाले नुकसान से बच सके। जैसे मौसम बढ़ेगा, इसमें थ्रिप्स की संभावना है, रस्सों से कीड़ा लगेगा। इसमें थ्रिप्स आता है, माइट्स आता है, मैगेट आता है, मुख्य रूप से ये कीड़े लगते हैं। तो उसके निदान हेतु इमिडाक्लोरोपिड 8 ml से 10 ml 15 लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो रस चूसक जो कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे। बीमारी में जैसे बादलवाइज होगा तो उसमें कभी कभी क्या आर्द्रगलन आ जाता है, डाउनी मिल्ड्यू आ जाती है। उसके निदान हेतु मैनकोजेब दवा है, जो आप 15 लीटर में 20 से 25 ग्राम डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो आपकी जो आर्द्रगलन बीमारी है वो भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपना जो प्याज का उत्पादन है वो बढ़ेगा। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई बसंतकालीन गन्ने की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुआई का उचित समय चल रहा है। वो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों के चयन के अलावा इसकी खेती में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SN सिंह से। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको किस प्रजाति से बुआई करनी चाहिए। तो क्षेत्रीय अनुकूलता के आधार पर विभिन्न गन्ना प्रजातियों की संस्तुति दी गई है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि गन्ने में 2 तरह की प्रजातियाँ होती हैं, एक शीघ्र पकने वाली और दूसरी मध्य देर से पकने वाली। जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियाँ हैं उनमें से एक बहुत ही अच्छी प्रजाति है जिसको कि हम कोलक्स 94-184 के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है। कम पानी में भी अच्छी हो सकती है,
और जहाँ ज़्यादा पानी है, जल भराव वाली स्थितियाँ हैं, वहाँ पर भी ये प्रजाति बहुत ही अच्छी उपज दे देती है। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि इस प्रजाति के गन्ने में चीनी की मात्रा भी बहुत है और ये गन्ना काफ़ी कड़ा है, जंगली जानवर इसको नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं। तो इस तरह से इस प्रजाति की बुआई करेंगे तो फ़ायदा भी होगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। दूसरी प्रजाति हमारी शीघ्र पकने वालों में से है ये को 0238। ये प्रजाति बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो है ना रोग और कीड़े मकोड़ों का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें बीमारी लगने की भी संभावना होती है और साथ ही साथ इसमें यह है कि कीड़े भी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये मोटी प्रजाति है। और साथ ही साथ इसमें जो ना रस में शर्करा की मात्रा भी यानी चीनी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से फसल प्रबंधन की विशेष जानकारी रखते हुए विशेष उपायों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमारी जो है ना मध्य देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, उनमें से आपके 8432 जो कि कोसा 8432 के नाम से जानी जाती है, और दूसरी प्रजाति है कोसा 8272 के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से प्रजातियां तो बहुत हैं, लेकिन क्षेत्रीय अनुकूलता के आधार पर आपको प्रजातियों का चयन करना चाहिए, उसके हिसाब से बुआई करनी चाहिए। गन्ने का बीज आपको किसी पास के गांव से लेना है या आपको अपने पास के किसी खेत से लेना है। अमूमन हमारे किसान भाई गन्ने की कटाई 3-3 आंख के या 2-2 आंख के टुकड़ों से करते हैं, और उसके बाद एक दवा आती है जिसको कि हम बाविस्टिन के नाम से जानते हैं। बाविस्टिन दवा का उपचार गन्ने के टुकड़ों का बहुत ही जरूरी है, और ऐसा न करने पर क्या होता है कि जो बीज से फैलने वाली हमारी बीमारियां होती हैं उसको हम रोक नहीं पाते हैं। ऐसा करने के लिए हम बाविस्टिन दवा की 115 ग्राम मात्रा और लगभग 115 लीटर पानी में घोल बना करके और गन्ने के कटे हुए टुकड़ों को कम से कम आधे घंटे पानी में डुबो करके रखें और उसके पश्चात बुआई करेंगे तो बीज से फैलने वाली जो बीमारियां हैं किसान भाई वो बिल्कुल नहीं आएंगी, और आपका जो गन्ने का जो खेत है उसमें गन्ने का जो खेत जिसमें गन्ने आ रहे हैं उसमें बीमारी नहीं आएगी। इन सभी प्रबंधनों के बाद अब गन्ने की बुआई करें। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई उपज की दृष्टि से अच्छी मानी गई है, लेकिन आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है तो आप साधारण तरीके से भी गन्ने की बुआई कर सकते हैं। जो प्रचलित हमारी गन्ने की बुआई की विधियां हैं उसमें जो है ना जो आप लोग बुआई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि करीब 10 से 15 सेंटीमीटर यानी 5 से 6 इंच गहरी नालियां ही बना करके आप बुआई करते हैं, और ऐसे में देखा गया है कि ये बुआई की जो विधि है बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। अब इसके लिए जो एक दूसरी विधि विकसित की गई है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से, वो विधि है गहरी नालियां बना करके और फिर गन्ने की बुआई। और गहरी नालियां होती है कि कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर यानी 9 से 10 इंच गहरी नालियां बनाई जाए और उसमें फिर हम गन्ने की बुआई करें। अगर इस तरह से गहरी नालियों में गन्ने की बुआई करते हैं तो क्या होगा कि आपके गन्ने के टुकड़े काफ़ी गहराई पर होंगे, वहाँ पर नमी की मात्रा अच्छी रहेगी, मृदा में नमी की मात्रा अच्छी रहेगी और वहाँ पर पोषक तत्वों की भी मात्रा अच्छी रहेगी। और ध्यान ये रहना चाहिए कि जब हम गन्ने की बुआई के बाद जब मिट्टी से ढकाई करते हैं तो ढकाई करते समय ध्यान ये रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ढकाई करने के लिए 2 से 2.5 अंगुल मिट्टी ही गन्ने के टुकड़ों के ऊपर डाली जाए। तो ये हमारी जो बुआई की विधि है गहरी नाली विधि से, इसको हम ट्रेंच प्लांटिंग भी कहते हैं। और ट्रेंच कम पैसे में है, 8-9 हज़ार रुपए में भी ये छोटे छोटे प्लांटर मिल जाते हैं। इसका प्रयोग करके गहरी नाली विधि से किसान भाई बुआई अवश्य करें। साथ ही साथ इसमें एक व्यवस्था और की गई है कि उसमें पेयरिंग करके अगर डबल रो करके बोते हैं, जैसे आपने 25 से 30 सेंटीमीटर यानी 9 से 10 इंच गहरी नालियां बना दी, और जो नीचे का जो भाग होता है जहां गन्ने की बुआई करते हैं उसको अगर आप चौड़ा कर दें, 1 फीट चौड़ाई कर दें और दोनों किनारों पर सटा करके गन्ने की बुआई करें, तो ऐसे में देखा गया है कि जैसे हमारी जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की प्रजाति है 94 कोलख 94-184, उसकी बुआई दोहरी पंक्ति विधि से करते हैं तो आपको जो है ना 100 टन प्रति हेक्टेयर से ऊपर की गन्ने की उपज निश्चित रूप से मिल जाएगी। तीसरी हमारी बुआई की जो विधि है उसमें हम कहते हैं गोल गड्ढा विधि। गोल गड्ढा विधि बुआई
यद्यपि बहुत अच्छी है, लेकिन वो उन स्थानों के लिए, उन जगहों के लिए वो अच्छी होती है जहाँ की मिट्टी जो है ना हल्की होती है या भूमि ऊंची नीची होती है। वहाँ के लिए गोल गड्ढा विधि से बुआई की संस्तुति दी जाती है। लेकिन वर्तमान में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो विकसित ये पद्धति है गहरी नाली में बुआई करने की और ट्रेंच प्लांटर से बुआई करने की, ये सबसे अच्छी विधि है और किसान भाई इसको कम पैसे में, कम लागत में आज बुआई करके और अच्छे से अच्छा गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं। कि कटर प्लांटर हमारा है, कटर प्लांटर जो मशीन है वो क्या करती है कि गन्ने के टुकड़ों की कटाई, नालियों की खुदाई, खाद पानी का डालना, दवाओं का डालना, इस तरह से 5-6 जो क्रियाएं हैं एक ही बार में ट्रैक्टर के पीछे लगाने से ये मशीन जो है 4-5 ऑपरेशन एक ही बार में कर देती है और ये बहुत ही अच्छी मशीन है। यद्यपि इस मशीन की जो लागत कास्ट है जो करीब 1.5-2 लाख रुपए के आसपास है, तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या स्वयं सहायता समूह बना करके अपने समूह में या एफपीओ में आप उस मशीन को खरीद करके अपने यहाँ रख ले और बारी बारी से हमारे किसान भाई उस मशीन का प्रयोग करें। तो कम लागत में, श्रमिकों की समस्या आजकल बहुत है किसान भाइयों, तो कम श्रमिकों की अवस्था में और कम लागत में इस मशीन का उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं और अपनी जो लागत है गन्ने की वो भी कम कर सकते हैं। हमारी गन्ने की खेती हो या किसी अन्य फसल की खेती हो, अगर पौध संख्या हमारे खेत में उचित नहीं है तो आपकी जो उपज है वहीं से कम होनी शुरू हो जाती है। गन्ना की बुआई के बाद 30 दिनों के अंदर 30 दिनों के आसपास गन्ने में जमाव शुरू हो जाता है और जमाव होने के पश्चात अगर आप ये देखें कि उसमें 2 पौधों के बीच में अगर 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर से ज़्यादा के रिक्त स्थान है तो इसके लिए आपको उन रिक्त स्थानों की भराई करनी चाहिए और भराई करने के लिए ये जरूरी है कि उसी खेत के किनारे आप एक आंख के टुकड़ों की नर्सरी तैयार कर लें और नर्सरी साथ ही साथ तैयार हो रही है और साथ ही साथ आपके गन्ने की जो बुआई खेत में की है वो गन्ना भी साथ ही साथ चल रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको रिक्त स्थान मिले, रिक्त स्थानों की भराई नर्सरी से पौधे उखाड़ करके वहाँ रोपाई कर दें। इस तरह से आपका खेत रिक्त स्थानों से रहित हो जाएगा और गन्ने की उपज आपको अच्छी मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपनी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला जालोर गांव कोलार के किसान बजरंगी लाल ने। आप बदलते मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है। तो बजरंगी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अभी सर्दी पड़ रही है तो सर्दियों में पशुओं को किस हिसाब से उनका रख रखाव करें, उनका बचाव किस हिसाब से करें, तो इसके बारे में आज अपने किसान भाइयों चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है उनके पशुओं के आवास व्यवस्था। तो आवास व्यवस्था में एक तो जैसे हमारे इस सिक्योरिटी एरिया में जो लो कॉस्ट का शेड बनाते हैं जिसे छप्पर बनाते हैं, छप्पर बोलते हैं, तो उसमें छप्पर में पशु है जो गर्मियों में भी उसका टेम्परेचर अच्छा रहता है, मतलब कम रहता है, और सर्दियों में उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो पक्की की बजाय वो उसमें ज़्यादा जो कम कीमत में पशुओं को अच्छी तरह से रख सकते हैं। जैसे कि आप ये पशुशाला देख रहे हो तो इसमें सर्दियों में उत्तर साइड में इसको बंद कर दें ताकि इसमें उत्तर साइड की हवा नहीं आए और दक्षिण साइड को खुली रखे, और रात को वो भी है जो पर्दे लगा के बंद कर दे ताकि दिन में पर्दे खोल दे तो उससे पर्दे खोलने से उसमें जो भी नमी वगैरह है वो सूर्य की रोशनी से सूख जाएगी और साथ में भी वो गर्म भी रहेगी। पशुओं का आवास अच्छा होने के साथ साथ उसमें जो बुढ़े पशु है या छोटे बछड़े बछड़ी है तो उनको झूल बना के और वो शाम को उड़ा देना चाहिए। झूल क्या होता है कि जो पुराने अपने कम्बल या बोरी उनको सी के और उसके शरीर पर बांध के और छोड़ देना चाहिए ताकि उनको रात को सर्दी कम से कम लगे, और वो झूल दिन में उतार के और
धूप में सुखा देना चाहिए, ताकि पशु है जो उसमें रात के कोई पेशाब वगैरह किया है तो वो नमी है जो उसकी सूख जाए। इसी हिसाब से पशुशाला की सफाई है जो डेली करे, और उसमें जहाँ तक हो सके तो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। इस टाइम क्योंकि अपने बाजरा निकालते हैं और बाजरे के जो चूंसड़े होते हैं, वो चूंसड़े यदि इसमें डालेंगे तो एक तो वो अवशोषक का काम करते हैं, और तो पेशाब वगैरह जो पशु करते हैं तो वो सोच लेंगे और उनको जो 1 दिन से या 2 दिन से बदल देते हैं। पशुओं के आवास के बाद में अपने उनके खिलाई पिलाई के बारे में बात करें तो खिलाई पिलाई में एक तो पशुओं को हरा चारा और सूखा चारा दोनों दे, और सूखा चारा उसमें ज़रूर मिलाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हरा चारा भी काफ़ी मात्रा में होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हरा चारा देने से एक तो वो शरीर में ठंडक पैदा करेगा और उससे पशु के पतले दस्त भी होंगे। तो उसमें हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा भी मिलाए। पशुओं को दिए गए रेशेदार आहार दूध में वसा प्रतिशत बढ़ाने में सहायक होते हैं। पशुओं को हरा चारा भी देना चाहिए। हरे चारे में जई, चरी, लोबिया, रिजका या बरसीम आदि शामिल करें। प्रोटीन के लिए कपास, मूंगफली, तिल या सरसों की खल एवं मूंग मोठ या ग्वार की चूरी देना जरूरी है। दाना दें वो थोड़ा सा गर्म दें, और उसमें यदि थोड़ी मात्रा में जो रसकट गुड़ है वो मिलाएं तो पशु को एनर्जी मिलेगी, और पशु के शरीर में गुड़ की तासीर जो गर्म होती है तो पशु का शरीर गर्म रहेगा। इस हिसाब से उनको खनिज लवण व नमक दें, और पानी जो पिलाएं वो थोड़ा सा गर्म करके पिलाएं, क्योंकि सर्दियों में जैसे खेल वगैरह होता है उसमें ठंडा पानी होता है, तो ठंडा पानी पशु पिएगा तो उससे जो पशु के बीमार होने के चांसेस, छोटे बछड़े बछड़ियों में नमूनिया वगैरह हो जाता है। तो इस हिसाब से अपने जो पानी है वो ताज़ा पानी पिलाना चाहिए, और खेल हो तो उसमें पानी बदल के और उसी हिसाब से पिलाना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।